हेलो दोस्तों, आज हम नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 जो हमने कंप्लीट किया, इस चैप्टर पे जितने भी नीट के क्वेश्चंस आए हैं उनमें से जो मेन क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। सो क्वेश्चन 1 यहां पे हमने जो लिखा है वो है सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का चार्ज एंड एन इलेक्ट्रॉन चार्ज दे डिफर स्लाइटली। वी नो दैट प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन उनका सेम चार्ज होता है, बट यहां पे अज्यूम किया जाता है कि वो डिफर कर रहा है, थोड़ा सा इसमें फर्क है। वन ऑफ देम इज -e, तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिया जाएगा, एंड द अदर इज E प्लस डेल्टा ई, ऑब्वियसली ये किसका चार्ज लिया जाएगा, प्रोटॉन का चार्ज। फिर पूछा गया है इफ द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance d much greater than atomic size apart is zero। यानी फिर कहा गया है कि अगर हम दो हाइड्रोजन एटम्स को लेंगे और उनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा और उनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, अगर नेट फोर्स जीरो होगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स अगर बैलेंस करेंगे, इक्वल होंगे, देन आप हमें बताओ डेल्टा ई इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, कि आप हमें डेल्टा ई का ऑर्डर फाइंड करना है, जो कि एक्सेस चार्ज यहां पे माना जाता है कि एक में -e है और दूसरे में E प्लस डेल्टा ई। हम कहेंगे, हम ऐसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन जो है उस पे ऑब्वियसली चार्ज है -e जो कि यहां पे है, और प्रोटॉन पे हम चार्ज लेंगे E प्लस डेल्टा ई जो कि यहां गिवन है। ओके, अगर हम माने एक हाइड्रोजन एटम यहां पे है जिसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब प्रोटॉन का चार्ज कितना है, E प्लस डेल्टा ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -e, तो नेट चार्ज कितना होगा हाइड्रोजन एटम पे, नेट चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम, शाबाश बेटा, कितना होगा, E प्लस डेल्टा E माइनस E, सो E एंड E विल गो, सो इट विल बी डेल्टा E। सो ये जो हाइड्रोजन एटम है इस पे भी चार्ज होगा डेल्टा E, यहां एक और हाइड्रोजन एटम हम लेते हैं उस पे भी चार्ज होगा डेल्टा E, और इनके बीच सेपरेशन D है जो कि गिवन है। ठीक है यहां तक। तो अब इस पे भी एक्सेस चार्ज पॉजिटिव है, इस पे भी एक्सेस पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब है ये दोनों अब रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगी। ओके, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रिपल्सिव फोर्स इनके बीच लगेगा, क्वेश्चन में बताया गया है वो इनके बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। ठीक है, तो हम दोनों फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे, ओके, और उनको इक्वेट करेंगे। हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे Fe यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो किसके बराबर होता है, 1/4πε0, देन वी हैव डेल्टा E charge on one hydrogen atom, charge on another delta E charge on the another hydrogen atom, and then d squared। तो यहां पे Fe will be 1/4, it is 9 into 10 raised power 9, and it is delta E स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। डेल्टा E का ही हमने वैल्यू फाइंड आउट करना है। नाउ जो ग्रेविटेशनल फोर्स इनके बीच लगेगा वो हम रिप्रेजेंट करेंगे Fg से, वो कितना है, G मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम दैट इज 1.67 into 10 raised power -27, मास ऑफ अनदर हाइड्रोजन एटम 1.67 into 10 raised power -27, ओके, डिवाइड बाय d स्क्वायर, अब चूंकि ये दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड हैं यानी बराबर हैं, तो हमें मिला Fe is Fg, only then the net force will be zero, okay, because electrostatic force repulsive है और gravitational force जो है वो attractive है, तो ये आपस में यानी अपोजिट में काम कर रहे हैं, electrostatic and gravitational force। now यहां पे हम इनको इक्वेट कर देंगे, we will get 9 into 10 raised power 9 यहां से, then we have delta E squared upon d squared is equal to G, अब G का वैल्यू लगाएंगे 6.67 into 10 raised power -11 into we have then 1.67 into 10 raised power -27, इसका हम स्क्वायर लिखेंगे बिकॉज ये दो बार है, अपॉन d स्क्वायर। अब दोनों साइड में d स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली d स्क्वायर एंड d स्क्वायर विल कैंसिल, ओके, और हमें क्या मिलेगा, यहां पे क्या बचेगा, शाबाश, हमें मिलेगा डेल्टा E स्क्वायर विल बी 6.67, ये फैक्टर्स हम अलग लिखेंगे, इंटू 1.67 डिवाइड बाय 9 जो यहाँ पे है ये नीचे आएगा, डिवाइड हो जाएगा, इंटू 10 रेज़ पावर यहाँ पे -11, यहाँ पे -27, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है तो -54, और यहाँ से 10 रेज़ पावर 9 नीचे आ जाएगा तो उसको हम ऊपर ले जाके -9 लिख सकते हैं। ओके, सो डेल्टा ई जो है, डेल्टा ई स्क्वायर इनफैक्ट इट विल बी दिस फैक्टर, इस फैक्टर का हम नाम रखेंगे ए, बिकॉज ये हमें नहीं चाहिए, हमें खाली ऑर्डर जानना है। सो इट विल बी 8 into 10 raised power it will be -74,
Okay, so delta E will be under root A into 10 raised power minus 74, इस पे भी रूट जाएगा, so delta E will be, now under root A को हम B कह सकते हैं because this is again a constant, और यहाँ पे हम लिखेंगे 10 raised power minus 74 को हम minus 37 whole square लिखेंगे, square and root will go, so delta E is the order of 10 raised power minus 37. Okay, आप पूछ सकते हैं सर ये जो फैक्टर B यहाँ पे है, जो बी फैक्टर है, क्या इस बी फैक्टर की वजह से ऑर्डर में कोई चेंज तो नहीं होगा? ऑर्डर अगर इसकी वजह से चेंज हो भी जाएगा, कितना हो जाएगा? एक डेसिमल आगे या पीछे हो सकता है, सो इट कैन बिकम 10 पावर माइनस 36 और 10 पावर माइनस 38, बट यहाँ ऑप्शन में वैसी कोई ऑप्शन है नहीं, यहाँ पे ऑप्शन है 10 पावर माइनस 37, बाकी जितनी भी ऑप्शन है वो बहुत दूर है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, आई होप यू गॉट दिस. So this is a moderate level question. ये उतना टफ भी नहीं है और उतना आसान भी नहीं है, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. Now next, तो हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है, एक है माइनस क्यू, दूसरा है प्लस क्यू. दे आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस एल एज शोन इन द फिगर, जैसे फिगर में दिखाया गया है, यानी एल डिस्टेंस है, यहाँ इनके बीच एल डिस्टेंस है और डी डिस्टेंस जैसे भी आप मानो. द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस आर ग्रेटर देन एल वेरीज एज, यानी यहां पे जो बोला गया है कि हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगा विद डिस्टेंस आर. ओके, गुड. यहां पे अगर आप गौर से देखोगे, आप देखोगे दिस इज ए कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इज सिंपली ए डाइपोल कॉन्फ़िगरेशन, सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. अब आपको पता है दैट अगर हमारे पास एक डाइपोल होगा, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी करता है एज 1/r³, चाहे एक्सियल लाइन हो या इक्वेटोरियल लाइन हो. ओके, तो यहां पे जो रेलेवेंट ऑप्शन है, जो करेक्ट ऑप्शन है, वो है ऑप्शन बी. तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी वहां पे, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स, यानी पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? ऑप्शन ए में कहा गया है हैविंग ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी क्या ये वो मॉलिक्यूल्स है जिनका परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है? ऑप्शन बी हैविंग ए जीरो डाइपोल मोमेंट, क्या ये वो मॉलिक्यूल्स है जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो है? तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन सही नहीं है. एक्यूर्स ए डाइपोल मोमेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज, क्या ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आता है, बट तब जब एक्सटर्नल फील्ड होगा. क्या होगा? एक्सटर्नल फील्ड होगा. क्या पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं? तो ये ऑप्शन थोड़ा सा इसमें आप हमें देखना पड़ेगा, इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में. पहले हम देंगे चौथी ऑप्शन, एक्यूर्स डाइपोल मोमेंट ओनली व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज एब्सेंट. ये रेलेवेंट है ही नहीं बिकॉज. ओके, नाउ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी के बीच हम देखेंगे एग्जैक्ट ऑप्शन कौन सी है. पोलर मॉलिक्यूल्स, आप याद रखोगे दैट पोलर मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स जिनमें एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, जहां पे ऑलरेडी चार्ज सेपरेशन हुई होती है. ओके, यानी उनको एक एक्सटर्नल फील्ड की जरूरत नहीं है डाइपोल मोमेंट जनरेट करने के लिए. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट पोलर मॉलिक्यूल्स दे आर हैविंग ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. ओके, ठीक है, उनको इंड्यूस करने की जरूरत नहीं है डाइपोल मोमेंट को. नाउ नेक्स्ट, ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर. स्फेरिकल कंडक्टर दिया गया है, यहां पे एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, सिंपल सी. हैज ए चार्ज 3.2 माइनस 7 कूलम, यानी ये स्फेरिकल कंडक्टर जो है इस पे चार्ज रखा गया है 3.2 इंटू 10 माइनस 7 कूलम. ऑब्वियसली ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है. यहां नहीं दिया गया है क्या ये हॉलो स्फीयर है या सॉलिड स्फीयर है, बट चूंकि ये एक कंडक्टर है तो ऑब्वियसली ये सारा चार्ज जो है ये इसकी सरफेस पे होगा, बिकॉज इनसाइड कंडक्टर चार्ज कैनॉट रिजाइड. चार्ज कैनॉट रिजाइड इनसाइड ए कंडक्टर, फ्री चार्ज कैनॉट रिजाइड इनसाइड ए कंडक्टर. तो ऑब्वियसली ये सारा चार्ज जो है ये कंडक्टर की सरफेस पे ही होगा, और चार्ज का मैग्नीट्यूड गिवन है, रेडियस गिवन है, ठीक है, एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली यानी ऑब्वियसली ऑन द सरफेस. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर. हमें पूछा गया है 15 सेंटीमीटर सेंटर से अगर हम आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड तो बताओ कितना होगा. वी नो दैट फॉर सिंस दिस इज ए स्फीयर,
कंडक्टिंग स्फीयर, और हमें इस स्फीयर के एक्सटर्नल पॉइंट पे यानी इस स्फीयर से बाहर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। जब हमने गॉस लॉ वो जो एप्लीकेशन पढ़ी फील्ड ड्यू टू स्फीयर, वहां हमने देखा कि जब हमें आउटसाइड स्फीयर फील्ड कैलकुलेट करना होता है तो स्फीयर जो होता है हमारा, जो सॉलिड स्फीयर होता है, वो बिहेव करता है एज ए पॉइंट चार्ज। जैसे ये जितना भी चार्ज इस स्फीयर पे होता है, जैसे एक पॉइंट चार्ज इस मैग्नीट्यूड का इसके सेंटर पे रखा गया हो, वैसे ये स्फीयर बिहेव करता है। और हमें पता है कि यहाँ पे वही इक्वेशन लगेगी जो पॉइंट चार्ज के केस में लगती है। वो कितना है? 1/4πε0 Q/r²। ओके, अब वी नो दैट 1/4 इट इज 9 × 10⁻⁹ और चार्ज कितना गिवन है? 3.2 × 10⁻⁻7 अपॉन r²। r कितना है? 15 बट सेंटीमीटर, सो 15 × 10⁻⁻2 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर बन जाएगा, लेकिन इसके ऊपर क्या है? स्क्वायर है। सो E विल बी 9 × 10 हम ये फैक्टर्स जो है हम इनको अलग करेंगे। हमेशा आप ख्याल रखो कि जो फैक्टर्स होते हैं इनको अलग करना होता है, यानी 9 है, 3.2 है, 15 है, और जो यहाँ पावर में ये 10 पावर समथिंग होता है तो इनको अलग करना होता है, ऑर्डर को अलग करना होता है। सो इट विल बी 9 × 3.2 डिवाइड बाई 15 × 15 बिकॉज इट स्क्वायर इंटू 10⁻, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे -7 है, यहाँ पे 2 × 2 4, सो -4 ऊपर जाएगा तो +4, तो दिस इज द ओके। सो E विल बी, यहाँ देखो 3 3 is 9, 3 5 is 15, 3 1 is 3, 3 5 is 15, so it is 3.2 upon 25 into 10⁻9 - 7 is 2, 2 + 4 is 6, 10⁻6। so obviously हम क्लोज पहुंच रहे हैं, बट ये थोड़ा सा फ्रैक्शन को हमें इवैल्यूएट करना पड़ेगा। E will be, बिकॉज यहाँ पे आप देखो 10⁻6 ये भी ऑप्शन है, 10⁻6, 10⁻5, 10⁻7, तो ऑप्शंस क्लोज हैं, तो हमें पूरा थोड़ा यहाँ देखना पड़ेगा कि इस फ्रैक्शन की वजह से इस ऑर्डर में आगे पीछे चेंज मत आएगी, बट इट इज 3.2 डिवाइड बाय 25। सो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे डेसिमल लेना है, तो ये 30 बन जाएगा, 25 ones 25, सो यहाँ पे भी 25 1 ही आएगा, सो इट विल बी 0.1। सो E विल बी 0.1, यानी अप्रॉक्स, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेटली है, बट हमें इतना ही चाहिए, ओवर फैक्टर्स हमें कैलकुलेट नहीं करने हैं। इंटू 10⁻6, अगर मैं इसको अब साइंटिफिक नोटेशन, क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन है नहीं, अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लाऊं तो डेसिमल को मुझे राइट शिफ्ट करना है, तो मैं लिखूंगा 1 × 10⁻5, बिकॉज ये 0.1 छोटा नंबर था, मैंने इसको 1 बना दिया बड़ा नंबर, तो ऑब्वियसली ये जो बड़ा यहाँ पे ऑर्डर है ये एक डिसल ये छोटा हो जाएगा तो 10⁻5 बन जाएगा। सो E इज दिस। सो यहाँ पे आप देखिए कोई ऑप्शन है, सो एक ऑप्शन यहाँ पे है 1.28 10⁻4, ये नहीं है, दूसरे 1. ये ऑप्शन है अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ओके, यानी 28 हमने कैलकुलेट नहीं किया, हमें करना भी नहीं है, हमें बस वहां 1 और ऑर्डर का ख्याल रखना है। ओके, बिकॉज अगर हम ये करने बैठ जाए तो वहां पे बहुत सारा टाइम जो है जाया होने वाला है। ठीक है, सो वी हैव टू मेक श्योर। Now, next question is a hollow metallic sphere of radius 10 centimeter। यानी hollow metallic sphere लिया गया है जिसकी रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। फिर से ये मेटेलिक भी है और हॉलो भी है, रेडियस है इसकी 10 सेंटीमीटर। is given a charge of 3.2 × 10⁻⁻9 कूलम। इस पे कितना चार्ज दिया गया है? 3.2 × 10⁻⁻9 कूलम। ओके, the electric intensity at a point 4 cm from the center is, यानी हमें 4 cm from center इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली जब हम 4 cm from the center पे इलेक्ट्रिक फील्ड करने जाएंगे तो ऑब्वियसली दिस पॉइंट इज इनसाइड द स्फेरिकल शेल, यानी हॉलो, यहाँ पे जो हमारा हॉलो मेटेलिक स्फीयर है 4 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर इज द पॉइंट इनसाइड द शेल। सो ऑब्वियसली वी नो दैट इनसाइड ए शेल, चाहे कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, द इलेक्ट्रिक फील्ड is 0। so the exact option यहाँ पे जो है वो है ऑप्शन C, it is 0। okay, so the electric field inside a spherical shell is 0। तो ऐसे ही क्वेश्चंस, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट एग्जाम में। ओके, ऐसे ही क्वेश्चंस को आप और प्रिपेयर कीजिएगा। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हम JEE मेंस उसके बाद एडवांस्ड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।